आज उपस्थित हैं कल्पना उपन्यास लेकर, जो कि रांगेय राघव द्वारा विरचित है। कल्पना उपन्यास के माध्यम से हम बात करेंगे स्त्री पुरुष संबंधों की, हम बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की एवं विवाह इतर संबंध जो होते हैं उन संबंधों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, एवं वर्तमान समाज के ताने बाने को भी बात करेंगे। जो उस समय 60-70 के दशक में लिखा गया यह उपन्यास आज के समय में और ज्यादा किस प्रकार से प्रासंगिक हो रहा है उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आइए जानते हैं इस उपन्यास के बारे में कुछ प्रमुख बातों को। तो यह जो है वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है, रांगेय राघव की रचना है जो कि वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। और आप देखेंगे तो यह एक लघु उपन्यास की भांति है, लघु उपन्यास कह सकते हैं। लगभग 112 पृष्ठों की यह उपन्यास जो कि 5 भागों में बांटा गया है। नीला, कल्पना, औदातिका, बकुलवालिका और अंत में जो है विदा, ये 5 भाग है इस उपन्यास के। तो आइए जानते हैं रांगेय राघव का यह अप्रतिम उपन्यास इस बात का एक समर्थ प्रमाण है कि उपन्यास का दायरा कितना विस्तृत हो सकता है। कथा की शुरुआत एक समसामयिक ट्रेजेडी से होता है जिसमें हताश प्रेमी एक होटल में साथ साथ आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी पत्नी तथा पति स्तब्ध और ठगे से रह जाते हैं। लेखक के मन में सवाल उठता है कि क्या यह विवाह संस्था की जड़ता का ही परिणाम नहीं है कि 2 अपरिचित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उन्होंने आग के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से प्यार करना ही चाहिए उन्हें। यानी जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कई पात्र हैं इसमें, जिसमें नीला का पात्र जो है, नीला पात्र है वो प्रमुख है। और उसके अतिरिक्त जो डॉक्टर हैं उसमें, उसके अतिरिक्त जो निर्मला है वो आती हैं। और इसके अलावे भी कई पात्र हैं जो कि इंजीनियर का या ऐसा कुछ पात्र है जो इसमें प्रमुख स्थान रखता है। और जैसा कि शुरुआत में ही लेखक ने और ये प्रकाशक ने बताया है कि विवाह के इतर जो संबंध होता है, या जब हम बिना एक दूसरे के जाने जब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, यानी बिना मर्जी के या बिना एक दूसरे के जाने हुए केवल माता पिता के आधार पर यानी समाज के आधार पर जो तय कर देता है उसके आधार पर शादी कर लेते हैं, 7 फेरे ले लिया जाता है और उसमें एक बंध कर रिश्ता हो जाता है। मान लीजिए हमारा प्रेम कहीं और है और शादी किसी और से हो जाता है, तो इस संबंध को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है ये संबंध आगे बढ़ता है और कैसे इस प्रकार से होता है। तो बात यह है कि नीला और जो प्रेमी हैं, यानी नीला जो है उसके पति जो है डॉक्टर, वो किसी और से प्रेम कर रहे होते हैं, यानी जो निर्मला नाम की एक पात्र होती है उनसे प्रेम कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन लोगों का शादी आपस में नहीं होता है, अलग अलग हो जाता है, तब जाकर के यह जो है घटना कुछ समय के लिए वह रहने आती है इनके घर पे। तब इनकी पत्नी जो है यानी डॉक्टर की पत्नी नीला जो है वह एक दूसरे से उन लोगों को मिलते हुए देखती है और समाज में सामाजिक बहिष्कार के या लोकलाज की निंदा के कारण से वे दोनों जो हैं एक होटल में ही आत्महत्या कर लेते हैं। और तब उसके बाद में यह कहानी एक विस्तृत फलक पर प्राचीन काल से लेकर कालिदास, वाल्मीकि, भास एवं अन्य कवियों के माध्यम से अन्य साहित्यकारों तक होते हुए वर्तमान समय तक विभिन्न प्रकार के जो राजवंश हैं, कुषाण, हूण, पुष्यमित्र, इन सब चीजों को समेटते हुए यहाँ तक आता है। और यह हमारे बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से विवाहेतर संबंध होता है या विवाह जो संबंध होता है वह किस प्रकार से एक बंधा हुआ संबंध होता है, यानी मर्जी नहीं भी है फिर भी उसमें बंधना होता है। तो इसमें यही कहते हैं कि तुम चाय तो पियो अंत में, लेकिन उसमें तुम्हारी मर्जी से चीनी यानी तुम्हारी मर्जी की हो, यानी प्रेम तुम करो, शादी विवाह तो करो, लेकिन पति या जो हमारे साथ निभाने वाले साथी हैं वो तुम्हारे अपनी मर्जी से होने चाहिए, यानी अपने मनपसंद की होने चाहिए। लेखक के मन में सवाल उठता है कि क्या यह विवाह संस्था की जड़ता का ही परिणाम नहीं है कि 2 अपरिचित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि चूंकि उन्होंने आग के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए हैं इसलिए उन्हें एक दूसरे से प्यार करना ही चाहिए। क्या मनुष्य जीवन में सेक्स का इतना बड़ा स्थान है कि पति पत्नी के रूप में घर बसाकर रहने को ही सबसे बड़ी सार्थकता मान ली जाए। यानी आमतौर पर देखा जाता है कि
जो विवाह का संबंध होता है आमतौर पे प्रजनन या सहवास के संबंध से ही जुड़ा हुआ होता है, तो क्या केवल इतने से ही व्यक्ति जो है घर गृहस्थी बसाकर रहे और एक दूसरे को जाने भी ना? तो ये इस प्रकार का बात रखते हैं। उन्होंने लेखक का निष्कर्ष यह है कि पितृसत्ता का समाज बड़ा कलुषित है, क्योंकि इसमें आपसी संबंध मानवीय नहीं है बल्कि सेक्स और धन पर आधारित है। यानी जिस प्रकार से दहेज के आधार पर आधारित है, यानी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी का जैसा ट्रेंड आप देख सकते हैं, या जिस प्रकार से सेक्स पे आधारित है, तो वो किस प्रकार से हमारे समाज को एक विकृतता की ओर ले जा रहा है। भले हम सामाजिक रूप से मान मर्यादा के कारण इन सब कृत्यों को निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव रूप में देखें तो हमारी हीनता का ही परिचायक के रूप में सामने आ रहा है। यही कल्पना का आविर्भाव होता है जिसके परों पर बैठकर लेखक अतीत के विभिन्न युगों की यात्रा करता है। इस यात्रा के दौरान वह समृद्ध नगरों का भ्रमण करता है, रमणियों के सौंदर्य से अभिभूत होता है और नियति के झंझावातों से मुठभेड़ करता है। इस कल्पना यात्रा में उसकी भेंट वाल्मीकि, कालिदास, भास आदि महाकवियों तथा प्रतापियों विलासी सम्राटों से होती है और जीवन तथा व्यवस्था के मूलभूत प्रश्नों से उसका साक्षात्कार होता है। इस भाग में लेखक के ज्ञान और कल्पना के ऐश्वर्य देखते ही बनता है। अंत में वह वर्तमान में लौटता है और उपन्यास की सशक्त पात्र नीरा के माध्यम से स्त्री मात्र को उद्बोधित करता है कि तुम नई चाय बनाकर पियो, लेकिन चीनी मन की पिलाओ, किसी दूसरे के मन की नहीं। स्त्री पुरुष संबंधों की वस्तुपरक तथा मन स्पर्शी छानबीन करते हुए जीवन की अनेक सच्चाइयों पर प्रकाश डालने वाला यह एक अत्यंत रोचक तथा पठनीय उपन्यास है। आप सभी को पढ़ना चाहिए। अब आइए लेखक परिचय यानी रांगेय राघव के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। मूल नाम इनका क्या था? श्री TNV आचार्य तिरुमलय नामकम वीर राघवाचार्य। 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद ये रिपोर्टाज लिखे हैं। तूफानों के बीच से चर्चित है। मात्र 39 वर्ष की आयु में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज के अतिरिक्त आलोचना, सभ्यता और संस्कृति पर शोध व व्याख्या के क्षेत्र को भी 150 से अधिक पुस्तकों से सम्मिलित किया है। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जितने भी आप बड़े कुछ रचनाकार देखे होंगे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, दुष्यंत कुमार हो या सुभद्रा कुमारी चौहान हो, ये सभी लोगों का जीवन काफी सीमित मात्रा में कम से कम 30, 40, 45 इतने सालों तक या 35 सालों तक ही जीवन रहा है। और इस सूक्ष्म जीवन में, अल्प जीवन में ही उन्होंने ऐसे कृति का, ऐसे रचनाओं का अंबार खड़ा किए हैं जिसमें आज का हमारा समाज उसको पढ़ करके काफी कुछ सीख सकता है। और न सिर्फ सीख सकता है, अगर अपितु वह आत्मसात करे तो समाज वह संवेदनशील बन सकता है, एक तार्किक बन सकता है और एक जिम्मेवार समाज का निर्माण भी संभव है। अपनी अद्भुत प्रतिभा, जनसाधारण ज्ञान और लेखन क्षमता के सर्वमान अद्वितीय संस्कृत रचनाओं का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद, विदेशी साहित्य का हिंदी में अनुवाद, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित। लंबी बीमारी के बाद 12 सितंबर 1962 में इनका बंबई में देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से अपनी बात को ये रखने का प्रयास करते हैं। आइए हम इसके पहले भाग यानी नीला को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे किस प्रकार से अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक प्रसंग को हम पढ़ते हैं, पहले प्रसंग को। यों ही इतने जो काम धंधे हैं उनके बीच ढेर सारे पत्रों में से मुझे ये कितने अजीब 4 पत्र मिल गए हैं। मेरा सारा काम चौपट हो गया है। खैर, काम की कोई बात नहीं, लेकिन पराई मौत भी मुझे इतनी निकटता से छू जाएगी, इसकी तो मुझे सपने में भी आशा नहीं थी। मैं अब क्रोध करूं अपनी विवशता पर या अपने स्वार्थ के बोझ से दबा सा विरक्त बन जाऊं, मैं यही निश्चित नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए मेरे सामने इतनी बड़ी उलझन आ गई है कि मैं इसे सुलझा नहीं पा रहा हूं। कौन सा व्यक्ति संसार में ऐसा है कि जिसे कुछ चिंताएं ऐसी नहीं है जो केवल उसकी हैं? वह चाहे भी तो उन्हें दूसरों से बांट नहीं सकता। और वैसे इस विराट संसार में इन 4 पत्रों की बिसात ही क्या है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। मतलब यह कि शायद उनमें से कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं कचोट रहा है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ है उसमें न मेरी कोई सलाह ही है न साजिश। बस इतनी सी बात है कि वे चारों ही मेरे परिचित हैं, लेकिन बात यह है
और यह एक बड़ी विचित्र सी बात है कि करने के नाम पर तो वे कुछ कर गए, पर उसका असर मुझे सता रहा है। हालांकि अगर मैं कंधे झकझोर दूं तो मुझे भी कोई चिंता नहीं। फिर एक बिंदु मेरे सामने पहले से पत्र से आता है, न जाने दूसरा पत्र उसे घुमाव क्यों देता है। तीसरा पत्र मुझे नीचे खींच ले जाता है और चौथे पत्र से रेखा टूट जाती है। यानी ये 4 पत्रों की बात करते हैं। एक निराधार सा बिंदु नीचे ठहरता है। मुझे आश्चर्य तो यही है कि मेरी इस जिज्ञासा का प्रतीक बनकर मेरे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। मुझे इसका उत्तर देना है, क्योंकि भले ही उन 4 से मेरा संबंध नहीं रहा हो, फिर भी समस्या का संबंध न जाने क्यों मुंह बाय मुझे ग्रसने चला आ रहा है। नीला का पत्र है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। मैं बहुत दिनों बाद घर लौटकर आया हूं, क्योंकि अपने एक नए उपन्यास की भौगोलिक स्थिति का परिचय प्राप्त करने में बाहर चला गया था, और इतने दिन बाद आते ही मैंने चारों को पढ़ा। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। इस लिखने की भूख ने मुझे बर्बाद कर दिया। 24 घंटे मेरा मस्तिष्क भरा रहता है। मेरे मन में न जाने कितने लोगों की सृष्टि हुआ करती है, कितने मनुष्यों के जीवन का सहभोगी हो गया हूँ। लोग एक जिंदगी जीते हैं और मैं हर एक के दर्द में डूब जाने कितनी जिंदगियों की तकलीफों की उलझन में फंस गया हूँ। नीली सी शाम, नीली सी साड़ी, नाम नीला। मेरे सामने दवात में स्याही भी नीली थी और नीला की लटें उसे जैसे पी गई हूँ, और आसमान को काटकर उसने आंखों में चिपका लिया था। पुरुष सिगरेट क्यों पीते हैं? उसने पहले ही भेंट से पूछा था। मैं गया था सुशील के यहाँ, वहीं वह भी आई थी। सच तो यह है कि कोई मुझसे एकदम यह आशा करे कि मैं उसके समीप हो जाऊंगा तो यह मुझे कभी पसंद नहीं। मैंने धुआं ढेर उगला था और उसकी बात को जैसे उत्तर देने योग्य नहीं समझा था। मुझे यह भी पता नहीं था कि वह कौन थी। शायद मिसेज सुशील या चमेली देवी के पास कोई अड़ोस पड़ोस की युवती आ गई हो। तो इस प्रकार से यह आरंभ करते हैं और बाद में यह आगे बढ़ता है, और मूल प्रश्न भी इसके सामने कुछ आता है, कुछ प्रसंगों को। तो वे लिखती हैं कि ये लिखते हैं रांघे राघव जी कि जिस संसार में सिर्फ यौन आधार पर भाषा, वस्त्र सब अलग अलग पहने जाते हो, वहां तुम चाहते हो कि तुम्हारी उटपटांग बातें स्वीकार कर ली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद में आगे है कि हमारा परिवार पितृसत्ता के आधार पर बना है। इसमें स्त्री माँ बनती है, इसी के कारण स्त्री को दबाया गया है। वह घर छोड़कर पराये घर को अपना कहने को मजबूर होती है। एक नए आदमी से जो उसका सेक्स का संबंध होता है, उसी को लेकर धर्म और पतिव्रत आदि का नाम दिया जाता है। स्त्री जब किसी की संपत्ति बन जाती है, तभी उसे समाज में आदर दिया जाता है। वह दूसरों की संपत्ति को अपनी मानती है। क्या मनुष्य जीवन में सेक्स का इतना बड़ा स्थान है कि पति पत्नी के रूप में घर बसा कर रहना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता को समझी जाए? यानी इस प्रकार के प्रसंग को कहते हैं कि पितृसत्ता किस प्रकार से हो गया है कि चाहे एक दूसरे को जानते न हो, सहमर्जी भी न हो, लेकिन केवल यौन आधार पर संबंध, विवाह के आधार पर संबंध को किस प्रकार से हवा दिया जाता है। और ये इस आधार पर बनता है कि यह बातचीत करता है कि किस प्रकार से हमारा समाज बन गया होता है। आगे लिखते हैं कि वह दूसरों की संपत्ति को अपना मानती है। क्या मनुष्य जीवन में सेक्स का इतना बड़ा स्थान है कि पति पत्नी के रूप में घर बसा कर रहना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता समझा जाता है? क्या कारण है कि पुरुष अपने माता पिता से चिपका रहता है और स्त्री को अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है? यदि ममता एक स्थायी भाव है तो माँ बाप समाज के नियम की मजबूरी में अपने बेटी को कैसे छोड़ देते हैं, और वह लड़की दूसरे घर में पहुंचकर अपने लिए सबसे ज्यादा अधिकार चाहती है। अगर यह सिद्धांत मान लिया जाए कि स्त्री आने पर लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाए, तो पशुओं और मनुष्यों में क्या भेद है? यदि स्त्री आने पर भी पुत्र माता पिता के साथ रहे, तो नई बहू के अधिकार अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं है। फिर बहू और सास का झगड़ा चलते रहता है। तब इन दो स्त्रियों के अपने अपने पतियों की सामर्थ्य और धन कमाने की शक्ति पर सब कुछ निर्भर हो जाता है। यानी अपना बेटा, यानी उसका बेटा और उसका हस्बैंड, यानी जो वधू आई है, उसके जो ससुर हैं, उन दोनों के बीच में। क्योंकि उसका इस समाज में जब तक रक्त संबंध की इकाई न हो, तब तक परिवार के दूसरे लोग आश्रित बनकर रहते हैं, क्योंकि उनका कानूनन कोई हक नहीं होता।
स्त्री केवल अपनी संतान को चाहती है। मानव समाज में संतान सुखी तब होती है जब अपनी माँ जीवित रहती है। इन सब बातों को देखते हुए यह पितृसत्ता का समाज बड़ा कलुषित है। इन सब बातों को देखते हुए कलुषित, क्योंकि इसमें आपसी संबंध मानवीय नहीं बल्कि सेक्स और धन पर आधारित है। यह घृणा की बुनियाद है। यानी इन संबंधों को मानवीय स्तर पर भी होना चाहिए ताकि वे संवेदनाओं को समझे, और उन संवेदनाओं को समझते हुए आपसी संबंध इस तरह से हो जाए कि वे लोग आपस में विचार के साथ साथ भावों को भी समझने का जो है वह काम करे। तभी जो यह समाज जो है वास्तव में एक सही और सकारात्मक समाज के रूप में आगे बढ़ेगा। अब एक प्रसंग है कि जिसमें स्त्री बालक को कितने स्नेह से जन्म देती है, पर बाद में जब वह बालक पति बनता है तो स्त्री को कितना कष्ट देता है। फिर वह माँ को क्यों चाहता है? क्योंकि माँ उसे सब कुछ देती है, पति को नहीं देती है, परंतु वह तो उस पर अपना अधिकार भी जताता है। अच्छा, जब पुत्र की स्त्री आती है तब क्या माँ को सुख मिलता है? यानी पुत्र की स्त्री यानी जब उसकी बहू आती है तो क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? क्यों नहीं मिलता? प्रश्न है कि क्यों नहीं मिलता? वह युवती से अनुरक्त रहता है, तब वह माँ को भूल जाता है, सास और बहू में नहीं बनती है। क्यों? अधिकार के पीछे जो संघर्ष होता है। कैसे? माँ पहले घर की मालकिन होती है, बाद में बहू आती है, सबको छोड़कर आती है, इसलिए नए घर में अधिकार चाहती है। माँ अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए दोनों में झगड़ा होता है। यानी जब वह आती है बहू तो वो अपने अधिकार चाहती है, और माँ जो पहले उसका अधिकार था वो छोड़ना नहीं चाहती है, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। प्रायः जीत किसकी होती है? बहू की। क्यों? क्योंकि पुरुष उसके यौवन के अधीन होता है, वह उससे फायदा उठाती है। तब तक माँ बूढ़ी हो चुकती है, उसकी शक्ति भी कम हो जाती है, काम भी नहीं कर पाती, बेटा माँ को छोड़कर बहू में अनुरक्त हो जाता है। तब तो फिर स्त्री का जन्म और जीवन क्या है? जब तक यौवन है तब तक कदर है, जब उसके बेटे की बहू आएगी तो वह उसे निकालने की चेष्टा करेगी। तो फिर परिवार स्नेह का आधार कहाँ रहा? वह तो स्त्रियों के अधिकारों के संघर्ष की जगह है। अनेक युगों से लेखकों ने नियम बनाए कि स्त्री इस प्रकार दबकर रहे, झुककर रहे, परंतु मनु के युग से परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं। परिवार में आधिपत्य कमाने वालों का रहता है, और वह स्त्री जो उसका खिलौना बनती है वह उसकी विश्वास पात्र गुलाम बनकर उसकी संपत्ति की स्वामिनी बन जाती है। परिवार में स्नेह फिर कहाँ? अवदातिका उब रही है। अच्छा, क्या मेरा चिंतन विकृत है? अवदातिका नहीं कह पाती। नीला, तुम ही कहो ना, तुम स्त्री से द्वेष रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम पुरुष हो। पर क्या यह झूठ है जो मैंने कहा है? मुझे उत्तर नहीं मिलता। नीला एक अंधेरी सी बनकर घर आने लगती है, और फिर आंधी सी बनकर घर आने लगती है, और फिर बिखर कर गिर जाती है, धूली ढेर धूली। और अंत में इसका प्रसंग आता है जो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रसंग में वे कहती हैं कि न तुम सन्यासिनी बनो ताकि यौन जीवन से विरक्ति दिखाकर लोगों को प्रभावित कर सको। न तुम वैश्या बनो कि उसी के बल पर जियो। प्रेम के नाम पर जो विवाह नाम की गुलामी तुमने इसलिए मंजूर की थी कि घर बैठी मौज उड़ाओ, उस महंगी गुलामी का दस्तावेज भी तुमने अपने यौन जीवन के आंचल पर ही लिखा था। कुछ सम्मानित जीवन बिताओ। इस पितृसत्ता के संबंध झूठे हैं, नकली हैं, व्यक्तित्व के विकास पर बोझ हैं, समाज पर घृणा पैदा करते हैं। तुम जबरदस्ती किसी का प्रेम चाहती थी क्योंकि तुमने 2-4 चक्कर आग के लगा लिए थे। अब स्टोव के चक्कर लगाकर तुम नई चाय बनाकर पियो, लेकिन चीनी अपने मन की मिलाओ, किसी दूसरे की मन की नहीं। जो संकेत हमने प्रारंभ में किया था कि यानी चीनी अपने मन की मिलाओ का मतलब है अपने जीवन साथी, अपनी प्रेम मन की चुनो। यानी जो तुम्हारा हृदय का संबंध अगर है तो उस आधार पर चुनो। बस इतना समझ लो, फिर कोई समस्या नहीं है। आजादी की भीख मत मांगो, उसे स्वयं लो। तुम्हारी आजादी से औरों को भी आजादी मिलेगी। जब तक कि तुम गुलाम रहोगी तब तक पुरुष तुम्हारे लिए बैल बना रहेगा, और बैल बनेगा तो तुम्हें भी वह सताने की चेष्टा करेगा ही। जीवन इतना व्यस्त है कि नहीं जितना बना लिया गया उसे आजाद करो। सुनो मैं छुट्टी का राजी हो गया हूं। तो इस प्रकार से वे बात करते हैं कि जो हमारा पितृसत्ता पर आधारित समाज है, जो केवल यौन संबंधों तक सीमित है, या केवल समाज जो निर्धारित कर देता है तो उस तक सीमित है, तो उससे हम परे हों और अपने मन से अपने जो हम चाहते हैं उस आधार पर वैवाहिक संबंधों का निर्वाह करें। तब हम न सिर्फ इस गुलामी से मुक्त हो सकेंगे, अपितु जो एक प्रकार से हमारा समाज है वह समरस समाज बनेगा।
और स्त्रियां भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगी और इस प्रकार से हमारे संवैधानिक मूल्य के साथ साथ मानवीय चेतना एवं मानवीय संबंध भी प्रगाढ़ हो सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कल्पना उपन्यास के विभिन्न प्रसंगों को और उन प्रसंगों के साथ साथ हमने सारगर्भित रूप में जाना कि जो हमारा विवाहेतर संबंध है वह किस प्रकार से एक पितृसत्ता का परिचायक होता जा रहा है और ऐसे में आवश्यकता है कि हम इसे मिटाने का प्रयास करें और यह तभी मिटाया जा सकता है जब प्रेम विवाहों को आपसी सहमर्जी के साथ एक सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जाए। आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट में या अन्य न्यायालयों में दीवानी मामलों में खास करके विवाह के मामले, तलाक के मामले इतने ज्यादा लंबित हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि हम मानवीय संबंधों को आधार बनाएं और एक दूसरे पर सहअस्तित्व और सहविश्वास का ध्यान में रखते हुए उसकी आजादी का, उसकी समरसता का, या केवल एक तरफ से यानी केवल स्त्रियों को ही आजादी या केवल पुरुषों को ही वो आजादी नहीं चाहिए, जबकि दोनों को एक समन्वय के साथ देखना ही वर्तमान समाज का यह उद्देश्य होना चाहिए। वर्तमान संबंधों की यह गठरी होनी चाहिए कि बंधन ऐसे हों जो लचीले भी हों, यानी भारतीय संविधान की तरह जो अंशतः लचीला हो और अंशतः कठोर हो, और यह हमारे जीवन की प्रतिबिंब का, हमारी मानवीय चेतना का उद्गार भी हो। आपने पूरे धैर्य के साथ सुना, आपका हृदय से धन्यवाद। और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाएं और अलमीरा से झांकती किताब के विभिन्न एपिसोड को, विभिन्न प्रकार के कड़ी को देखें और विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें। आप भी हमें बताएं कि हम किस पुस्तक पर चर्चा करनी चाहिए और इसके आधार पर हम आगे जांचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जब भी पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ते हैं उसके बाद में हम इसकी व्याख्या को, उसकी सारांश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आपने पूरे धैर्य से हमें सुना, आपका हृदय से धन्यवाद।